नमस्कार। आज हम लोग मॉडल सेट 1 इकोनॉमिक्स 12 के रेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मुद्रा के किन्हीं 3 मुख्य कार्यों का उल्लेख करें। मेंशन एनी 3 फंक्शन ऑफ मनी। मनी के फंक्शन को प्रोफेसर किनली ने डिवाइड किया है 3 कैटेगरीज में। पहला है प्राइमरी और मेन वर्क, जिसके अंदर बहुत सारे मेन फंक्शंस आते हैं। सेकेंड सेकेंडरी एंड थर्ड वन इज सोशल। प्राइमरी और मेन वर्क में हम लोग देखते हैं कि मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम करती है। दैट मीन्स विनिमय का माध्यम। एक सामान से दूसरे सामान को लेने के लिए पहले हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं का उपयोग करते थे। अब ये काम मनी के द्वारा हो रहा है, तो ये मनी का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। मनी एज ए मेजर ऑफ प्राइस, मूल्य का मापक के रूप में भी काम करती है। मनी से हम लोग किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को एक्चुअल में जान सकते हैं कि उसकी क्या वैल्यू है और उसके बदले में कितना मनी दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है गौड़िया सहायक कार्य, सेकेंडरी फंक्शन। इस फंक्शन में मनी डिफर्ड पेमेंट के लिए भी यूज़ की जाती है। दैट मीन्स एक बार फिक्स करने के बाद में फ्यूचर में भी मनी के रूप में पेमेंट किया जाता है और इसे बाद में भी लोग उसी के वैल्यू के साथ एक्सेप्ट करते हैं। और मनी एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट चीज़ है, ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग सेव करके रख सकते हैं। फ्यूचर के लिए सेव भी किया जा सकता है। और आगे सब आपके पास लिखा हुआ है। स्टोर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को संचय करके रखने का भी एक मेन काम मनी करती है। तो स्टोर ऑफ वैल्यू में हम लोग देखते हैं मनी मेन फंक्शन इज टू स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी वैल्यू को स्टोर करके रखती है, हम लोग इसे स्पेंड करते हैं और फ्यूचर में एक इनकम का सोर्स भी रहता है। हम लोग इसे बहुत टाइप से सेव करके रख सकते हैं जिससे हमें इसकी प्रॉपर वैल्यू मिल जाती है। ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, मनी का एक मेन काम ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू भी है। जब हम मनी के रूप में पेमेंट करते हैं तो परचेजिंग पावर एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास ट्रांसफ़र हो जाता है। कुछ इसकी कॉन्टिजेंट फंक्शंस भी है जिसमें है सोशल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, क्रेडिट फंक्शन का बेस है ये। इससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का भी पता चल जाता है। नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है मनी के रूप में, और मनी हमारे लिए एक कैपिटल का पार्ट भी है जिसे हम लोग सेव करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है राइट द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो एग्रीगेट डिमांड वो डिमांड होती है जो हम लोग एक आने वाले फाइनेंशियल ईयर में गुड्स और सर्विसेज को परचेस करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए प्लानिंग करते हैं। अब यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड वो है जो कि बस एक प्लानिंग किया गया है और इसमें जो एक्चुअल डिमांड होती है वो अलग होती है। मेन कंपोनेंट्स, मेजर कंपोनेंट्स है पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सेकेंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड, थर्ड वन इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड लास्ट वन इज नेट एक्सपोर्ट। ये सारे डिमांड के मेजर कंपोनेंट्स हैं। अब कुछ एलिमेंट्स देखते हैं हम लोग। एडी मीन्स एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग। सी हो गया जो कंजप्शन, कंज्यूमर ने जो एक्सपेंसेस किए हैं। आई हो गया इन्वेस्टमेंट में जो खर्च किया गया, इन्वेस्टमेंट के लिए जो खर्च किया गया। जी हो गई गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर। एक्स माइनस एम हो गया हमारा नेट एक्सपोर्ट। इन सब को जब हम एडिशन कर देते हैं तो ये हमारी पूरी इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड बन जाती है। नेक्स्ट वन इज एमपीसी का मान 0.75 है तो गुणांक का मान लिखिए। गुणांक का मान दैट मीन्स के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है बुक में। एमपीसी इज इक्वल टू 0.75 है तो हमें के दैट मीन्स मल्टीप्लाई निकालने के लिए के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी फॉर्मूला पे पुट करना होगा। तो हमने किया है 1/0.75, 1/1 माइनस 0.75। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, डायरेक्टली 0.75 दिख रहा है, यहाँ 1 माइनस 0.75 होना चाहिए। तो जब हम लोग इसे माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.25। जब हम लोग इसे डिवाइड करेंगे तो 100/0.25 दैट इज 4 आंसर। नेक्स्ट वन इज निम्नलिखित तालिका से मांग की लोच की गणना कीजिए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। अब हमारे पास टेबल क्या है, प्राइस दी हुई है 5 रुपीज़ तो क्वांटिटी डिमांड 20 है। प्राइस है 4 रुपीज़ तो क्वांटिटी डिमांड 30 है। देन व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पी मिला है हमें 5 तो P1 हमें मिला है, चेंज इन प्राइस हमारे पास है 4। फिर Q हमारे पास 20 और Q1 दैट मीन्स चेंज इन प्राइस, प्राइस जो चेंज हो गया, नया प्राइस जो मिला हमें, इनिशियल प्राइस और
चेंज होने के बाद जो प्राइस मिला है उन दोनों को डिफरेंस हम लोग लिखेंगे क्वांटिटी और प्राइस की फॉर्म में। तो Q20, Q1 इज 30। अब फॉर्मूला हमारा है AD इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई Q डिवाइडेड बाई डेल्टा P बाई P। इसमें डेल्टा P हमें क्या मिला है, P1 माइनस P, P1 माइनस P हम करेंगे तो 4 माइनस 5 दैट इज -1 एंड डेल्टा Q इज Q1 माइनस Q दैट इज 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10। AD का फॉर्मूला पुट करने पे हमें क्या मिलेगा, डेल्टा Q बाई Q मल्टीप्लाई बाई डेल्टा P बाई डेल्टा P दैट इज डेल्टा Q हमारे पास -10 है बाई 20 हमारे पास Q है इंटू डेल्टा P इज 5 एंड डेल्टा P इज -1। अब इसे सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या रिलेशन है। एवरेज प्रोडक्ट AP ये वो आउटपुट होता है पर यूनिट वेरिएबल फैक्टर से जो हमें मिलता है, मीन जितना उत्पादन की इकाई है, जितनी टोटल इकाई है उसको टोटल प्रोडक्शन से भाग देने पे हमें औसत उत्पाद मिलता है। मार्जिनल प्रोडक्शन होता है कि टोटल आउटपुट में जो इंक्रीमेंट होता है, जो बढ़ता है, इंक्रीज होता है टोटल आउटपुट, कुल उत्पाद में जो वृद्धि होती है एक और यूनिट वेरिएबल फैक्टर के एक और यूनिट को बढ़ा देने पर मार्जिनल उत्पाद में सीमांत उत्पाद में जो वृद्धि होती है वही होती है मार्जिनल प्रोडक्ट या सीमांत उत्पाद। इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग M इज इक्वल टू डेल्टा TP बाई डेल्टा L या फिर MP इज इक्वल टू TPN माइनस TPN माइनस 1। यहाँ पे सुधार लेंगे, M हो गया है जिसे N कर लीजिएगा। अब दोनों के बीच संबंध को हम लोग कैसे समझ सकते हैं। पहला संबंध तो होता है जब औसत उत्पाद बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से ऊपर होता है। व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग मार्जिनल प्रोडक्ट इज एबव द एवरेज प्रोडक्ट। ये हम लोग ग्राफ के माध्यम से भी देख सकते हैं कि जब बढ़ेगा हमारा एवरेज प्रोडक्ट बढ़ता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट से ऊपर हमारा एवरेज प्रोडक्ट का कर्व बनता है। सेकेंड रिलेशन है कि एवरेज प्रोडक्ट जो होता है वो घटता है तब मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट के नीचे आ जाता है, और जब एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम रहता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट एक दूसरे के बराबर होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के संतुलन कैसे होता है, जब दो मेन कंडीशंस होते हैं। फर्स्ट इज MR इज इक्वल टू MC दैट मीन्स मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाती है तब, या फिर MC की रेखा जो है मार्जिनल कॉस्ट का जो लाइन होता है वो MR मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से ऊपर की ओर काटते हैं। अब इसको हम ग्राफ की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब ये और बाकी के जो 2 क्वेश्चन बच गए वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।